हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और सभी लोग अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए आज जो है हम लोग प्रश्नावली 1.1 का 3 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि पिछली वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 1 का 3 क्वेश्चन और 2 का पूरा डिस्कस कर चुका हूँ प्रश्नावली 1.1। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप आसानी से आपको जो है ना टेलीग्राम ग्रुप चैनल पर मैं आपको सेंड कर दूंगा। अगर आपको चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए अभी हम लोग आगे तीसरे नंबर के सवालों पर बात करते हैं। तीसरे नंबर का सवाल क्या कहता है, तो देख सकते हैं ये क्वेश्चन है कि किसी, आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ, किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मार्च करना मतलब कि 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड है जिसके पीछे मार्च करना आप समझ रहे होंगे। जैसे कि किसी भी परेड वगैरह आप देखे होंगे कभी, जो है किसी भी फेस्टिवल वगैरह में, और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस में जो आर्मी सेना लोग जो अपने परेड करते हैं उस टाइप की परेड या मार्च को आप देखे होंगे, है ना। बैंड के पीछे वो लोग परेड करते हैं। तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। कहने का मतलब कि किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी है को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे, मतलब 6 से 16 सदस्यों वाली सेना को 32 सदस्यों वाली आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो आपको देखिए यहाँ पे मैं एक अंडरलाइन किया हूँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आपको इस चीज़ों को पकड़ना है कि अधिकतम संख्या, अगर आपको इस टाइप के सवालों में कहीं पे इस टाइप के सवालों में अगर अधिकतम संख्या दी जाए तो हमेशा आपको पता होना चाहिए कि अधिकतम के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, HCF करते हैं। जब भी अधिकतम संख्या दिए, एक का आपको कीवर्ड कर सकते हैं, इसको क्या है ये कीवर्ड। अगर आपको इन सभी यानी कि इस टाइप के सवाल दिया हो और उसमें अधिकतम संख्या पूछे तो आप इसे जो है आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, HCF इनका फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए इस सवालों को हम लोग देखते हैं, इसका HCF कैसे निकाला जाए। ठीक है, तो इस सवालों को चलिए हम लोग देखते हैं ये 3 नंबर के सवालों को। 3 नंबर का सवाल किस प्रकार सॉल्व किया गया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये परेड में कुल सैनिकों की संख्या कितनी थी, तो 6 से 16 हमारे परेड में कुल सैनिकों की संख्या है। इसके बाद एक सेना आर्मी की सदस्य संख्या की बात करें तो सेना आर्मी की सदस्य संख्या कितनी है, तो वो 32 है। और इन दोनों में अगर हम बात करें तो आपका दोनों में से कौन सा डाटा सबसे बड़ा है, तो जो बड़ा होगा वो हमारा हमेशा A होगा और जो छोटा होगा वो B का वैल्यू होगा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं A का वैल्यू हमने 6 से 16 लिख रखा है और B आपका 32 आएगा। और इनको बिल्कुल आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग करके इनको आसानी से आप इनका HCF फाइंड कर सकते हैं। और मैंने जो कीवर्ड बताया था वो कीवर्ड आपको याद रखना है कि इसमें जो है कीवर्ड अधिकतम संख्या जो है इसका कीवर्ड होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे A बराबर BQ प्लस R है, जहाँ आपका 0 जो है 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए आपका R, और R से बड़ा होना चाहिए हमेशा B। तो आप देख सकते हैं चरण 1 को अगर हम समझे यहाँ पे, तो चरण 1 को समझने से पहले हम पहले इसको समझ लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे 32, ये जो है आपको जो 6 से 16 और 32 दिया हुआ है, 32 से इसका मतलब है कि हमें 32 से किसमें 6 से 16 को भाग देना होगा, यानी कि B को A से भाग देना होगा, तभी आपका HCF निकलेगा। तो इसमें चरण 1 में देखिए 32 को अगर हम 6 से 16 को भाग देते हैं तो 19 बार में ये कट जाएगा। 19 बार में आपका कहीं कहीं कटेगा, तो जो कि 6 से 16 तो नहीं आएगा, उससे कम आएगा, 608 आएगा। तो 32 को 19 बार अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 608 आएगा। और इनको घटाने पर हमारा जो आंसर आएगा शेषफल आएगा वो आएगा आपको 8। क्या आएगा, शेषफल 8 आएगा। और 8 आने के बाद आपको पता होना चाहिए कि ये हमारा पहला चरण था। कौन सा चरण, पहला चरण, क्योंकि यहाँ पे हमारी चरण प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं बचता क्या HCF निकलता है, नहीं। तो इसलिए अभी हमारा HCF फाइंड नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हम पहला चरण यहाँ लिख देते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे 6 से 16 बराबर हम लिख देंगे 32 गुना 19 प्लस 8। यहाँ पे 32 गुना 19 प्लस 8, ये हमारा जो है मतलब आप कह सकते हैं जैसे एक के भाज्य बराबर क्या होता है, भागफल, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, बिल्कुल उसी टाइप से। और यहाँ पे हम लिखेंगे R इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि R हमारा 0 नहीं आया है। जब R 0 नहीं आया तो हम इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाएंगे। तो देख सकते हैं 8 को फिर से हम 32 से भाग दिए हैं, मतलब 32 से फिर से भाग दिए, तो 4 बार में ये 32 यहाँ पे पूरी तरीके से ये कट जाता है। यानी कि अगर दूसरा चरण की बात करें तो इस चरण में हमारा पूरा का पूरा आंसर आ गया है। तो कहीं ना कहीं चरण 2 में 32 बराबर हम लिख सकते हैं 8 बराबर यानी 8 गुना 4
प्लस 0, यहाँ r इक्वल टू 0 है। इसका मतलब है कि हमारा आंसर फाइंड हो चुका है। तो आप दोनों समूहों में मार्च करने वाली सदस्यों की अगर समान संख्या, कुल संख्या की बात करें तो वो होगी 8। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान सवाल था, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था। इसके बाद चलिए हम लोग बात करते हैं अब चौथे नंबर के सवाल पर। चलिए, जैसा कि देख सकते हैं ये हमारा चौथा नंबर का सवाल है। और चौथे नंबर का सवाल क्या कहता है, आप देखेंगे यह जो है हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो इस टाइप से देख सकते हैं आप, ये हमारा क्या कर रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m के रूप का होता है। यानी कि वर्ग पूछा गया, पूर्णांक का अगर वर्ग करे धनात्मक पूर्णांक का। तो चलिए इस सवाल को हम लोग देख लेते हैं। चलिए तो हम लोग 4 नंबर के सवालों को देखते हैं। 4 नंबर का सवाल क्या कह रहा है, तो देखिए यहाँ पे माना कि a एक धनात्मक पूर्णांक है, a एक धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर क्या मानेंगे हम, क्योंकि हमारा बोला गया था क्वेश्चन में, क्या बोला गया था क्वेश्चन में, आपका बोला गया था कि b जो है हमारा, ये आप देख सकते हैं ये b हमारा क्या कर रहा है, मतलब कहीं कहीं 3m या 3m+1 के रूप का होना चाहिए। तो इसलिए इसमें b हम क्या माने हैं, b जो है आपको 3 माना गया है। b को 3 मानेंगे क्योंकि पूर्णांक 3m या 3m+1 के रूप का होना चाहिए, है ना, का रूप का है। इसलिए अगर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय से करें तो आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला होता है a बराबर BQ+R। ये तो आप जानते ही, ये फॉर्मूला काफ़ी फेमस है। इसके बाद जहाँ 0 बड़ा या बराबर होना चाहिए आपका r का, और इससे बड़ा होना चाहिए b। तो आप देख सकते हैं a बराबर हमारा क्या है 3Q+R। a बराबर क्या होगा 3Q+R। क्यों, क्योंकि अगर हम, तो हमारा जो है ये a बराबर 3Q+R है, इसको हम लोग समीकरण 1 मानेंगे। 3Q+R क्यों माने, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं a बराबर BQ+R है। तो a बराबर अगर हमारा BQ+R होगा तो b के जगह पे हम क्या माने हैं यहाँ पे 3, तो इसके जगह पे हम क्या डाल दें 3। तो आप कह सकते हैं a बराबर 3Q+R। 3Q+R जो है यह हमारा समीकरण 1 होगा। तो इसके बाद जो है r की वैल्यू, आप कहाँ r की वैल्यू हम कितना लेंगे, तो याद रखेंगे b से हमेशा हमारा r की वैल्यू छोटा होता है। हमेशा जब भी याद होगा इसमें, तो b से हमेशा r की वैल्यू छोटी होगी। देख सकते हैं r बराबर 0, 1, 2, कहीं ना कहीं इससे ज़्यादा तो नहीं ले सकते हैं, तो ये हम r की वैल्यू मानेंगे। तो अगर ऐसा मानने के बाद आप देख सकते हैं समीकरण 1 हमारा यही हुआ, a बराबर 3Q+R। तो समीकरण 1 में r का मान रखने पर, r का मान 0 रखने पर, पहला तो हमारा 0 है, तो समीकरण 1 में r का मान हम वैल्यू रख देते हैं कितना 0। तो समीकरण 1 में अगर r का मान 0 रखेंगे तो देखिए क्या होगा, तो a बराबर हमारा 3Q+0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ r है, a बराबर 3Q+R होना था, r के जगह पर हम क्या ले लिए 0। तो a बराबर 3Q+0, अगर इसको सॉल्व करें तो बराबर क्या, तो कितना हो जाएगा, a बराबर हमारा 3Q आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3Q। ये हो गया हमारा समीकरण 2। तो चलिए और आगे देख लेते हैं। तो देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे आपको a बराबर 3Q दिख रहा है, a बराबर 3Q, और ये हमारा समीकरण आपको 2 से था। समीकरण 2 से अगर हम देखें तो समीकरण 2 से कहीं ना कहीं इन दोनों को अब हम जो है क्या करेंगे, इन दोनों पक्षों को वर्क करेंगे। इन दोनों पक्षों का वर्क करने पर, तो समीकरण 2 के मुताबिक आपको जो है ये इन दोनों पक्षों को अगर हम वर्क करते हैं तो वर्क करने पर हमारा क्या आता है, तो यहाँ पे अगर हम वर्क करें तो कहीं ना कहीं यहाँ हो जाएगा a² और यहाँ हो जाएगा हमारा 3Q²। तो a² और 3Q², a² और 3Q² ये जो है इनको अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, a² बराबर ये 3Q², देख सकते हैं 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और q का स्क्वायर q ही रह जाएगा। तो इस टाइप से a² बराबर 9Q² हो गया। तो यहाँ पे a² बराबर हमारा 9Q को हम लिख सकते हैं 3 × 3Q²। अगर इस फॉर्मेट को आप देखें तो ये कहीं ना कहीं इसको सॉल्व करने के बाद ये 9Q² बनता है। तो इसको तोड़ के इस रूप में लिख दीजिए, इस रूप में लिखना होगा। इस रूप में लिखने पर आपका देखिए क्या हो जाता है हमारा, क्योंकि हमें 3m, इसको 3m बनाना है, किस रूप में 3m बनाना है। तो माना कि 3Q² बराबर m, तो a² को हम जो है क्या, यानी कि a² बराबर हमारा क्या हो जाएगा 3 × m, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या मान लिया है 3Q² को m मान लिया है। तो यहाँ पे जो 3Q² इसके जगह पे हमें क्या रखना है m। तो a² बराबर हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ 3Q की जगह m आ जाएगा, तो a² बराबर 3m।
तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहला डाटा तो हमारा प्रूफ हो गया है, कहीं ना कहीं हमें 3m का रूप मिल चुका है। इसके बाद दूसरा में देखें तो पुनः r का मान अगर हम 1 रखते हैं, इससे पहले तो r का मान हम कितना रखे थे 0, तो अब जो है r का मान 1 रखने पर हमारा डाटा क्या आएगा। तो समीकरण 1 में आप देख सकते हैं a बराबर 3q + 1, क्योंकि हमें r का मान 1 रखा है तो इसलिए यहाँ 3q + 1 हो जाएगा। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख सकते हैं आप r का मान 1 रखने पर हमारा फिर से क्या करेंगे, वही प्रक्रिया हम दोहराएंगे, ठीक है ना। दोनों तरफ अगर हम वर्क करते हैं तो वर्क करने पर हमारा क्या आ जाता है, a² बराबर 3q + 1, a² बराबर क्या आ जाता है 3q + 1 आ जाता है हमारा 3q + 1 का स्क्वायर, a² बराबर 3q + 1 का स्क्वायर। अब ये देखिए कि ये एक फॉर्मूले पे ये कहीं कहीं फिट हो रहा है। अगर बोले तो इसको अगर हम a मानते हैं ये पूरा को और इसको b मानते हैं तो a + b का स्क्वायर का फॉर्मूला पे ये आसानी से आ जाएगा, फिट हो जाएगा। तो इसका देख लेते हैं आप, इसका फॉर्मूला होता है सूत्र बराबर a + b का स्क्वायर। मैंने यहाँ फॉर्मूला लिख रखा है, ये आपको याद करने होंगे। तो ये फॉर्मूला जो है आपका क्या हो जाएगा, a² + b² + 2ab, यानी a + b का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab। इस फॉर्मूले पे हम इसको तोड़ सकते हैं। आप देखिए इस फॉर्मूले को इसको फिट करते हैं, इसमें कैसे आएगा, a² बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 3q कहीं कहीं हमारा a है तो ये हो जाएगा 3q का स्क्वायर। उसी प्रकार 1 हमारा हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 3q × 1, इस रूप में ये 2ab बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा 2ab। तो a² बराबर इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3q² को लिख सकते हैं 9q², कितना लिख सकते हैं 9q² + 1 + 6q। तो a² बराबर क्या होगा, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा क्या बन जाएगा 9q² + 6q + 1, इनको सॉल्व करने पर, क्योंकि इनको जो है हम क्या किए, ये 6q को पहले लिख दिया और ये 1 को बाद में लिख रहे हैं, क्योंकि इसे हमको 3m + 1 के रूप में लाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 9q² + 6q + 1। अब इनको अगर हम इसमें से कॉमन ले तो हमारा क्या बनेगा, तो a² बराबर आपका यहाँ 3 कॉमन ले लेते हैं। कितना कॉमन लेते हैं 3 कॉमन लेने के बाद देखिए क्या आता है हमारा। तो यहाँ पे आपको 3 कॉमन लेने के बाद ये 3 इससे निकल जाएगा तो यहाँ पे 3q बच जाएगा। उसके बाद 3 इससे भी निकल जाएगा तो यहाँ पे हमारा 2q बन जाएगा। तो 3 कॉमन लेने के बाद 3q² + 1 हो जाती है, तो यानी कि +2 q हो जाती है, 3q² + 2q हो जाता है और यहाँ पे +1। अब यहीं पे हम जो है यहाँ डाटा रखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ माना कि 3q² + 2q बराबर m, 3q² + 2q को m मान लेंगे तो हमारा डाटा क्या बन जाएगा, a² बराबर 3 का ये जो है पूरा वैल्यू की जगह, इस पूरे वैल्यू की जगह हमारा m आ जाएगा। क्या आ जाएगा m, तो यहाँ 3 ब्रैकेट में m और यहाँ +1 तो पहले से था, इसको हम लिख देते हैं। तो इस टाइप से इसको हम लिख सकते हैं, a² बराबर हमारा क्या बन जाएगा 3m + 1। यानी कि कहीं ना कहीं अगर देखिए तो क्वेश्चंस हमारा क्या कर रहा था, क्वेश्चंस को एक बार हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। तो क्वेश्चंस में हमारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चंस में हमारा बोल रहा था कि किसी धनात्मक का पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हैं ये पूर्णांक का वर्ग जो है 3m + 1 के रूप का है। अतः इसके बाद अगर हम बात करें तो इसे लास्ट में हम क्या लिखेंगे, अतः सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। ये आपका जो है दूसरा, ये आपका हमारा चौथा सवाल जो है आसानी से सॉल्व हो गया। इसी प्रकार हम 5वें सवाल को देखेंगे। तो 5वां सवाल हमारा क्या कहता है, 5वां सवाल हमारा देख सकते हैं आप क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। तो कहीं कहीं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये 2 बार विभाजन लिखा गया, कोई बात नहीं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। यहाँ पे घन बोला गया, हमारा क्या बोला गया घन, वहाँ पे हमारा स्क्वायर था उस संख्या में। तो चलिए देख लेते हैं इस सवालों को भी। तो देख सकते हैं ये सवाल जो है आपको, तो जैसा कि देख सकते हैं ये हमारा 5 नंबर का हल है। 5 नंबर का हल को मैं आसानी से आपको समझाता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है हल में क्या किया गया, सबसे पहले माना कि आपको b बराबर 3q, b बराबर हमें कितना मानना है, b बराबर हमारा 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3। तो अगर b बराबर अगर हम 3 लेते हैं
तो r बराबर हमारा क्या आ जाएगा, r बराबर 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या फिर 3 आएगा। अगर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से देखें, ये 3 लेने का मतलब क्या, 3 हम क्यों लिए, क्योंकि 9m+1 9m+2 9m और 9m+1 9m+2 के 9m+8 के रूप का होता है, ये हमें बोला गया है। मगर b का वैल्यू हम 3 क्यों लिए, 9 क्यों लिए। अगर आप 9 लेंगे तो ये सवाल काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हमें b का वैल्यू जो है ना 3 लेना है, क्योंकि ये 3 भी जो है हमारा 9 के मल्टीपल में आता है, मतलब ये सॉरी यानी कि 9 के कह सकते हैं कि 3 के मल्टीपल में 9 आता है, इसलिए हम 3 लिए। क्या लिए, 3। तो चलिए देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ये तो हम पहले तो इस r का मान हमेशा 3 से छोटा होगा हमारा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से होता है a बराबर bq प्लस r, जहाँ पे आपको 0 बराबर होगा r से और r बड़ा होगा b से। तो इसको अगर हम इसको सभी को केस वाइज अगर रखते हैं तो केस 1 में क्या करेंगे, देखिए r का मान अगर हम 0 लेते हैं तो हमारा डाटा क्या बनेगा, a बराबर 3q प्लस 0, a बराबर 3q प्लस 0, जहाँ a बराबर क्या हो जाएगा 3q। तो देख सकते हैं ये जो है इन सारी प्रोसेस को एक बार तो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे इससे पहले तो हम लोग स्क्वायर करते थे, लेकिन इसमें दोनों पक्षों में हम घन करेंगे। क्या करेंगे, घन मतलब क्यूब करेंगे। घन मतलब आप कह सकते हैं पावर 3, यानी कि क्यूब करेंगे। क्या करेंगे, क्यूब। तो घन अगर घन करने पर क्या होता है, a क्यूब और ये यहाँ बन जाएगा हमारा 3q का क्यूब, 3q का क्यूब। तो a क्यूब बराबर हो जाएगा, ये 3 को अगर हम क्यूब करेंगे तो 27 हो जाएगा, और q का क्यूब हमारा कितना हो जाएगा, तो क्यूब ही रह जाएगा। उसी प्रकार a क्यूब बराबर 9 इंटू, इसको अगर हम कॉमन लेते हैं तो 9 इंटू 3q का क्यूब हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे माना कि अगर हम 3q बराबर हम m मान लेते हैं, यहाँ पे ये जो आपका 3q है इसके बराबर m मान लेते हैं, तो हमारा डाटा क्या बन जाएगा, a क्यूब बराबर 9 इंटू m। तो यानी हम लिख सकते हैं a क्यूब बराबर 9m। तो देख सकते हैं हमारा पहला जो है घन पूर्णांक का पहला जो डाटा है 9m वो सिद्ध हो गया। अगर केस 2 की बात करें तो केस 2 में यदि r का मान हम 1 लेते हैं, सेम इसी प्रोसेस से चलेंगे, r का मान 1 लेते हैं तो a बराबर 3q प्लस 1 हो जाएगा। इसी प्रकार दोनों पक्षों में अगर हम घन करते हैं, घन करने पर हमारा डाटा क्या बन जाएगा, a क्यूब बराबर 3q प्लस 1 का क्यूब। आप ये देख सकते हैं 3q प्लस 1 का क्यूब ये कहीं ना कहीं एक फॉर्मूले पे बन रहा है, एक फॉर्मूले पे टूट रहा है। किस फॉर्मूले पे, a प्लस बी का क्यूब का, a प्लस बी का क्यूब। अगर इसका फॉर्मूला देखिए तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए। तो ये फार्मूला जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसे याद रखने वाला फार्मूला है, इसे ज़रूर आप लोग याद रखेंगे। तो a प्लस बी का क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और इसे प्लस 3b स्क्वायर ए। तो इस टाइप का इस फॉर्मूले पर अब हमको जो है ना इसको फिट करना है। तो फिट करने के बाद देखिए हमारा क्या बनेगा। तो देख सकते हैं ये जो है आपका कहीं न कहीं 3q स्क्वायर, यहाँ पे a प्लस बी का स्क्वायर करके यहाँ पे a क्यूब बन रहा है हमारा, तो a क्यूब जो है क्या बन जाएगा 3q स्क्वायर, क्योंकि 3q हमारा a है तो 3q क्यूब बनेगा, 3q का क्यूब। आप प्लस अगर b क्यूब का बात करें तो यहाँ पे 1 हमारा क्यूब बनेगा। उसी प्रकार अगर 3a स्क्वायर b होगा तो 3q स्क्वायर 1 इंटू 1 हो जाएगा। उसी प्रकार 3b स्क्वायर a हो जाएगा, 3b स्क्वायर a, उसको हम लोग क्या करेंगे 3 इंटू 1 का स्क्वायर 3q हो जाएगा। और इनको अगर सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पर हमारा क्या आएगा, 3q स्क्वायर क्यूब बराबर 27q क्यूब आएगा। उसी प्रकार 1 क्यूब बराबर तो 1 आएगा। ये हम थोड़ा सा इधर लिखें, इसको एक सीक्वेंस में लिख रहे हैं ताकि ये आसान हो आगे सॉल्व करने में। क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, ये 27q का क्यूब प्लस 27q स्क्वायर और प्लस 9q प्लस 1। इसके बाद अगर हम यहाँ से 9 कॉमन लेते हैं तो हमारा क्या डाटा निकल के आता है, 9 कॉमन लेने के बाद 3q क्यूब आता है प्लस 3q का स्क्वायर आता है और प्लस q आता है। क्योंकि आप 9 अगर कॉमन लेंगे इससे तो यहाँ पे सिर्फ 3q का क्यूब बचेगा, और 9 इससे कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 3q का स्क्वायर बचेगा, और 9 इससे कॉमन लेंगे तो सिर्फ q बचेगा प्लस 1। अब ये सभी को अगर हम m मान लेते तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए माना कि 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q बराबर m है। तो अगर इसको m मानते हैं तो ये क्या बन जाता है 9 इंटू m प्लस 1, इसको 9m प्लस 1 बोलेंगे। इस प्रकार हमारा 9m प्लस 1 का भी डाटा आ गया। ये हमारा इक्वेशन 2 हो जाएगा, यानी समीकरण 2। और यहाँ पे हमारा 9m का रूप आया था जो कि समीकरण 1 है। ये देख सकते हैं आप, समीकरण 1। क्लियर है, समीकरण 1। इसके बाद आगे बात करते हैं हम लोग। देख सकते हैं आपका ये, ठीक है, ये हमारा डाटा है।
तो यहाँ आप देख सकते हैं केस 3 की बात करें, अगर हम केस 3 की बात कर रहे हैं तो केस 3 में क्या होता है, आर का मान अगर हम 2 लेते हैं, 2 लेने पर क्या होता है, ए बराबर 3q + 2, 3q + 2। अगर दोनों तरफ घन करते हैं तो बिल्कुल सेम प्रोसेस से चलेंगे। ए क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 3q + 2 का क्यूब, और ए क्यूब बराबर 3q का क्यूब करेंगे प्लस 2 का क्यूब करेंगे, उसके बाद 3 × 3q का स्क्वायर × 2 प्लस 3 × 2 का स्क्वायर × 3q। इनको अगर आप सॉल्व करते हैं तो हमारा डाटा ये निकल के आएगा कि ए क्यूब बराबर 27q का क्यूब प्लस 54q का स्क्वायर प्लस 36q और प्लस 8, ये हमारा डाटा निकल के आएगा। और इनको सॉल्व करने के बाद आप देख सकते हैं, ये सॉल्व करने के बाद हमारा क्या बन जाएगा, कहीं न कहीं यहाँ पे ए क्यूब बराबर 9 अगर इसमें से कॉमन निकालते हैं तो 9 कॉमन निकालने के बाद हमारा यहाँ बच जाएगा 3q का क्यूब, और यहाँ बच जाएगा 6q स्क्वायर, और यहाँ पे बच जाएगा हमारा 4q, उसके बाद प्लस 8 हमारा यहाँ पे रिमेनिंग रह जाएगा। तो देख सकते हैं इसको अगर हम लिखेंगे, माना कि 3q का क्यूब प्लस 6q का स्क्वायर प्लस 4q बराबर m, यानी इन सभी डाटा को अगर m मान लेते हैं तो क्या बन जाएगा, ए क्यूब बराबर 9 × m + 8, तो ए क्यूब बराबर हमारा क्या बन जाएगा, 9m + 8। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि समीकरण अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा मैं इसको और क्लियर दिखा दूं। तो यहाँ पे मेरा समीकरण 1 था, यहाँ पे आपका दिख रहा होगा थोड़ा सा और ऊपर, यहाँ पे आपका समीकरण 1 दिख रहा होगा, यहाँ पे ए क्यूब बराबर 9m, और दूसरा आपको दिख रहा होगा दूसरा इक्वेशन यहाँ पे, यानी कहीं ना कहीं आपका आया था 9m + 1। ये डाटा जो है कहीं कहीं यहाँ भी हमारा जो है दूसरा आया 9m + 1, ये रूप आ गया दूसरा रूप, और तीसरा रूप आपका जो आएगा ए क्यूब बराबर, ये ए क्यूब बराबर 9m + 1 था, तीसरा रूप हमारा आया ए क्यूब बराबर ए क्यूब बराबर 9m + 8। तो ये तीनों रूप यानी कि कहीं ना कहीं हमारा जो है यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। तो इस प्रकार आपको इतना लिखना है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने प्रश्नावली 1.1 को पूरी तरीके से अच्छे से क्लियर कर लिया है। आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छे समझ में आया होगा, और इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी करें और कमेंट भी ज़रूर करें। धन्यवाद।